बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन एंड विल बी ईगर टू नो द नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कल हम लोगों ने बातें की थी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में। आज हम आपसे बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। आइए देखते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, और अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से टारगेट्स को अचीव करना पड़ता है, कौन कौन सी थॉट्स को यूज़ करना पड़ता है। इन सारी बातों को सीखने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 23 लेक्चर नंबर 11 आपको पहले बता दिया गया है कि आज टॉपिक अंडर डिस्कशन इज ट्रांसजेनिक प्लांट्स। क्या होते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स? तो आपको पता है, कल हम बेस बना चुके हैं। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम लोगों ने प्लांट के सेल में डाल दिया था। इसका मतलब ये होगा कि अब इस पर्टिकुलर प्लांट सेल के अंदर एक फॉरेन जीन प्रेजेंट है। तो एक ऐसा प्लांट जिसमें 2 किस्म का या 3 किस्म का डीएनए शामिल होगा, यानी कि एक उसका अपना और एक कैरियर का डीएनए और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीएनए। तो इस पर्टिकुलर प्लांट सेल को या प्लांट बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। आए इसको हम डेफिनेशन के सेंस में लिखते हैं। अ प्लांट बॉडी having a foreign gene or gene of interest or simply recombinant DNA is called as what? Transgenic plant. Recombinant what? DNA is called as transgenic plant. सवाल ये है कि हम ये वाला टारगेट अचीव कैसे करते हैं। मैंने बहुत बोल्ड करके लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, हाउ। तो भाई आप कहेंगे सर जैसे हम पहले काम करते रहे हैं वैसे अभी हम लोग काम कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक जीन लेंगे और उस पर्टिकुलर जीन को हम डाइजेस्ट करेंगे विद सम एंजाइम। फिर हम लेंगे कोई ना कोई प्लाज्मिड और उसको भी डाइजेस्ट करेंगे सेम एंजाइम के साथ। फिर हम यूज़ करेंगे एक एंजाइम जो वेल्डिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, नॉट लगाने का काम करता है। एक्सीलेंट, उसे हम बोलते हैं लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम से हम क्या बना लेंगे, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे और उसको उठा के हम लोग प्लांट बॉडी के अंदर रख देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यही वो आपने शेर सुना होगा कि इन्हीं पत्थरों पे चल के जो आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। लेकिन ये जो स्टेप्स मैंने आपसे बोले हैं, बहरहाल ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी की वही कहकशाएं हैं कि जिनके ऊपर पांव रख के ही हम कामयाबी की मंजिल को तय कर सकते हैं। तो बात हो रही थी आप लोगों से कि स्टेप्स तो वही हैं, लेकिन चूंकि ये एक प्लांट सेल है तो हमारे पास इसकी एक बहुत बड़ी हैजर्ड है, एक बहुत बड़ी रुकावट है। कैन एनीबॉडी गेस? तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने बताया कि बेसिकली चूंकि ये प्लांट सेल है या प्लांट बॉडी है तो इसके बाहर तो सेल वॉल होगी। पहली प्रॉब्लम ये है, क्या है स्टूडेंट्स? सेल वॉल। और आपको पता है कि जो सेल वॉल है, ऑल्दो इट इज फुली परमिएबल, येट इट इज वेरी हार्ड। ये बहुत हार्ड होती है और इसका जो पोर साइज है वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसके अंदर से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पास कर सकूं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये हमारे स्टूडेंट्स कि आप इस पर्टिकुलर सेल वॉल को क्या कर दें, रिमूव कर दें। भाई एक ही हल है इसका, आप इसको रिमूव कर दें। सवाल ये है कि हम इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। आंसर लाइज इन द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। आपको पता है, पढ़ लिखे बच्चे हैं आप लोग, कि जो प्लांट की सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, राइट। तो क्या किया जाएगा, अगर मैं सेल वॉल को डाइजेस्ट करना चाहता हूं तो डेफिनेटली मुझे एक एंजाइम चाहिए।
एक्सीलेंट, बिल्कुल आपने लाउडली बोला है कि देयर शुड बी एन एंजाइम नोन एज सेलुलेज। सेलुलेज और सेलुलेज एंजाइम क्या करेगा, यानी कि हमने बेसिकली जो वर्ड लिखा हुआ है लॉजिक, वो इस पर्टिकुलर एंजाइम को यूज करने की वजह बता रहा है। सेलुलेज विल डाइजेस्ट सेलुलोज, राइट। तो सेलुलोज तो यहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे सेल्स के ऊपर जो प्रेजेंट सेल वॉल है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने ये बात भी पढ़ रखी है कि जब मैं दो सेल्स को आपस में जोड़ना चाहता हूँ बीइंग अ प्लांट बॉडी, तो मुझे एक और किस्म के सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है और उस सब्सटेंस का नाम होता है पेक्टिन, राइट। अगर मैंने सेलुलेज को इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से क्या डाइजेस्ट हुआ, सेलुलोज। क्या डाइजेस्ट हुआ स्टूडेंट्स, सेलुलोज। लेकिन अगर मैं पेक्टिनेज एंजाइम करूंगा, ये इस्तेमाल पेक्टिनेज एंजाइम इस्तेमाल करूंगा, तो उसकी वजह से बेसिकली डाइजेस्ट होगी पेक्टिन, और पेक्टिन जब डाइजेस्ट होगी तो मेरे सारे के सारे सेल्स क्या करेंगे, वो एक दूसरे से अलग-अलग हो जाएंगे। तो लॉजिक यही है कि टू सेपरेट द सेल्स, जब भी मैं सेल्स को सेपरेट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेक्टिनेज एंजाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं सेल के बाहर सेल वॉल खत्म करना चाहता हूं तो मुझे सेलुलेज एंजाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं किसी सेल के बाहर से सेल वॉल को रिमूव करना चाहता हूं थॉरोली, तो आई हैव टू यूज नॉट ओनली सेलुलेज बट ऑल्सो द पेक्टिनेज। तो इनकी वजह से जो मेरे पास सेल है वो बिल्कुल दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और सेल वॉल मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं कि कुदरत हमें अगला क्या मिरेकल दिखाती है ये ट्रीटमेंट करने के बाद। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक हेडिंग ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ शेप। सवाल ये है कि अगर मैं किसी प्लांट सेल के बाहर से सेल वॉल मुकम्मल तौर पे रिमूव कर दूं, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, कि अगर ये मेरे पास एक क्या है, ये मेरे पास एक प्लांट सेल है, समथिंग लाइक इट, ये प्लांट सेल है, और मैंने इसमें से माइनस कर दी है सेल वॉल, तो सवाल ये है कि सेल वॉल रिमूव होने के बाद इसकी शेप कैसी बनेगी। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि अ फॉलिंग ड्रॉप इज ऑलवेज एक्सीलेंट, स्फेरिकल। छा गए आप लोग, बिल्कुल ऐसा ही है, केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ रखा है। तो जब भी हम सेल वॉल को रिमूव करते हैं तो जो चीज़ बाकी बचती है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमेशा एक स्फेरिकल शेप एज्यूम कर लेता है। तो यही हमारा यहाँ क्वेश्चन था कि क्या बनेगा, तो आंसर इज कि हमारे पास एक स्फीयर बन जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा, ये स्फीयर, और उन पर्टिकुलर स्फेरिकल बॉल्स को हम लोगों ने यहाँ इस पर्टिकुलर ब्लू सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो व्हाट नेक्स्ट, बहुत मुश्किल काम हम लोगों ने कर लिया है। अब हमने करना क्या है कि अब हम लोगों ने इन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर इन रेड डॉट्स को डालना है। आई थिंक आप पहचान गए हैं कि ये रेड डॉट्स बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं। अगर मैं इनमें से इस एक पर्टिकुलर रेड डॉट को आपको बढ़ा के दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट है, एक प्लाज्मिड का डीएनए और एक मेरे पास क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो ये जो मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने इस्तेमाल करना है किस लिए, टू जॉइन द सेल्स। सवाल यह है कि हम इन पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस पर्टिकुलर सेल मींस प्रोटोप्लाज्म में कैसे डालेंगे। तो आंसर इज वेरी सिंपल, पहले से आप पढ़ चुकी हैं, आपने यह प्रोसेस बैक्टीरिया के साथ भी किया है, यही प्रोसेस यहाँ करेंगे। वी विल यूज द प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये है कि हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पोर साइज को बड़ा कर देना है। ऑलरेडी पोर्स तो वहां पे होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन आपने उन पर्टिकुलर पोर्स को मजीद बड़ा करना है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में बात डिटेल से पढ़ी थी कि आप लोगों के सेल मेम्ब्रेन के अंदर नॉट ओनली लिपिड प्रेजेंट होते हैं बल्कि प्रोटीन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
इन पर्टिकुलर प्रोटीन चैनल्स और गेट्स को हम वाइड ओपन कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो जब भी मैं इस पर्टिकुलर फील्ड, इस पर्टिकुलर बीकर के बाहर क्या अटैच करूंगा, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो उसकी वजह से डेफिनेटली ये जो प्रोटोप्लाज्म बन गया मेरे पास, उसमें सुराख पैदा हो जाएंगे और फिर इन सुराखों में से जल्दी से मूव कर जाएंगे क्या, ये वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनएस। तो आफ्टर सम टाइम सिचुएशन मे बी लाइक इट, सिचुएशन मे बी लाइक इट, राइट। तो वो वाले सेल के जिनके अंदर, वो वाला प्रोटोप्लाज्म के जिनके अंदर अब ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है, हम उन्हें बोलते हैं कि दे आर बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल्स, राइट। क्या कहलाएंगे अब ये कहलाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल्स, राइट। आपको याद है कि इस पर्टिकुलर प्लांट सेल के बाहर अब सेल वॉल नहीं है, तो मोर अप्रोप्रिएटली हम उन्हें क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट और सिंपली प्रोटोप्लाज्म। व्हाट नेक्स्ट, हम क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर प्लांट सेल को अब ग्रो करने का मौका देंगे। जब ये ग्रो करेगा तो उसके रिजल्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इस न्यू प्लांट को इस्तेमाल करने का एडवांटेज क्या है कि डेफिनेटली वी कैन हैव द प्रोडक्ट, कि हम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, गोई, राइट। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि जो भी मेरे पास न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के होंगे। तो आंसर इज जिस तरह का आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, टाइप ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे दोबारा से एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए कि मुमकिन है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया हो कि हमने इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के यहाँ पे जो जीन इंसर्ट किया वो था इंसुलिन का, या वो जीन था मुमकिन है ग्रोथ हार्मोन का, या वो जीन है फॉर एग्जांपल किसका हो सकता है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर हो सकता है, क्लॉटिंग फैक्टर हो सकता है, प्रोथ्रोम्बिन हो सकता है, राइट। तो डिफरेंट किस्म के हम यहाँ पे जीन इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे जीन इंसर्ट किया हो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस का, मुमकिन है मैं जीन इंसर्ट किया हो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस का, मुमकिन है मैं जीन इंसर्ट किया हो फंगिसिडल जीन का। तो जौन सा मैं जीन यहाँ पे इंसर्ट करूंगा उसके मुताबिक ही यहाँ पे प्लांट के अंदर वो वाली एक्स्ट्रा क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, और वो एक्स्ट्रा क्वालिटी वाला प्लांट क्या कहलाएगा, डेफिनेटली ट्रांसजेनिक प्लांट। आइए हम देखते हैं कि हम लोगों ने अब तक यहाँ पे कौन कौन से जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किए हैं और उसके बाद हम लोग क्या क्या किस्म की वैरायटी प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए हैं। तो उसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट किस्म के ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या कर दिए हैं, प्रोड्यूस कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों ने कॉटन में और कॉर्न में क्या इंसर्ट कर दी हैं, इंसेक्टिसिडल जीन्स, इंसेक्टिसिडल जीन्स, राइट। तो जब मैं इसमें इंसेक्टिसिडल जीन ऐड कर दूंगा तो ये प्लांट खुद से, यू कैन से बाय इटसेल्फ एट इट्स ओन, क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एक इंसेक्टिसाइड। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी यही किया कि हमने यहाँ पर भी एक इंसेक्टिसिडल जीन इंसर्ट कर दिया, राइट। और पोटैटो के अंदर हम लोगों ने एक और जीन इंसर्ट किया जिसे हम नाम क्या देते हैं, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइडल जीन, राइट। तो जब मैं डिफरेंट किस्म की जीन्स इंसर्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल इन दोनों के अंदर मैंने जीन 1 इंसर्ट कर दी है और इसके अंदर मैंने जीन 2 इंसर्ट कर दी है, तो उसके रिजल्ट में जाहिर है कि ये दो किस्म के प्लांट कुछ किसी और कैरेक्टर के मालिक हैं और ये वाला प्लांट किसी और कैरेक्टर का मालिक है। लेकिन जब मैंने सोयाबीन के साथ काम किया तो मैंने देखा कि इसके अंदर में दो डिफरेंट टाइप्स की जीन इंसर्ट की हुई हैं, मींस इंसेक्टिसाइडल जीन भी और पेस्टिसाइडल जीन भी। तो एज कंपेयर टू दीज थ्री वैरायटीज, दिस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ द सोयाबीन
is even more genetically modified. तो लिख देते हैं कि soybean contains basically two types of genes. That is basically gene 1 that is for insecticides and gene 2 that is for some pesticide. So this particular soybean is even more, you can say, advanced version of the genetically modified organisms. अब देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर ग्लोबली देखा जाए तो कितने परसेंट जो एरिया है इट इज अंडर द कल्टीवेशन. किसकी बात करें हम लोग? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की बात करें. आपको याद है कि हम दो किस्म के प्लांट्स का जिक्र करते हैं. एक वो वाले प्लांट्स जिसे हम आमतौर पर बोलते हैं कि हमारे देसी प्लांट हैं, यानी कि वो प्लांट्स हैं जो आमतौर पे सदियों से यू कैन से करोड़ों लाखों सालों से हमारे एक ख़ास एरिया में ग्रो कर रहे होते हैं. उन्हें हम एक और नाम भी देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नाम इंडिजिनस प्लांट्स का, यानी कि इलाकाई पौधे. लेकिन हमारे पास अब चूँकि ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम प्लांट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हम उन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं व्हाट? फार्मी पौधे, या हम उसे नाम देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. और जो पहली टाइप थी उसे हम एक और नाम भी देते हैं ऑर्गेनिक प्लांट्स. तो कहने का मकसद मेरे पास ये है कि हमारे कुराए अर्ज पे जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है या उनका यूज़ है वो दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है. और हमारी अर्थ की सरफेस पे जो प्लांट्स अब रूल कर रहे हैं दोज आर नथिंग अदर देन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. राइट. तो हमारे जो प्लांट्स जिन्हें हम नाम कर देते थे ट्रांसजेनिक प्लांट्स, अब तक वो 70 मिलियन एकड़ अराजी पे लग गए हैं. कितने लिखा है स्टूडेंट्स हम लोगों ने? 70 मिलियन एकड़. 70 मिलियन एकड़, ये बहुत पुरानी बात है. ज़ाहिर है ये तब की बात है जब ये बुक्स लिखी गई थी, तो हमने ज़ाहिर आपको उसी बुक के रेफरेंस से ही पढ़ाना है. तो 70 मिलियन एकड़ अराजी पर कौन रूल कर रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स. और जिस लिहाज से इनकी यील्ड ज़्यादा है, हमारा ख्याल ये है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में इनकी जो यूज एरिया है इट विल बी x3. इसका मतलब है कि वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 210 मिलियन एकड़ एरिया में जो प्लांट्स को कमाने कर रहे होंगे दोज विल बी द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स. और चूँकि ज़ाहिर ये बुक को लिखे हुए बहुत अरसा हो गया है, तो आपको बताना ये है कि ये सिर्फ हमारी सोच थी कि ये इतना ज़्यादा एरिया कवर करेंगे. ये इससे कहीं ज़्यादा एरिया कवर कर चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई यील्ड एंड एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन. आज हम जिन प्लांट्स पर रिसर्च कर रहे हैं, आप लोगों के रेफरेंस से बात की जा रही है. हम इस रिसर्च से बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन जब ये बुक लिखी जा रही थी तो उन दिनों में हम लिख रहे थे करंट रिसर्च. उन दिनों में क्या काम हो रहा था? उन दिनों में काम हो रहा था कि हम लोग किसी तरीके से इंक्रीज कर लें प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च. क्या करें? इंक्रीज करें प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च. राइट. फिर इसके अलावा हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम इनके अंदर इंक्रीज कर दें क्या? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है. यानी कि हम चाह रहे थे कि प्लांट के सेल के अंदर नॉट ओनली स्टार्च की क्वांटिटी बढ़ जाए बल्कि उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी भी बढ़ जाए. फिर हमें यहाँ पे सब्र नहीं आया, हम लोगों ने इससे आगे एक स्टेप और मूव किया और हम लोगों ने प्रोटीन की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए उनके अंदर सर्टेन अमाइनो एसिड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया. आपको याद है कि अगर आप लोग लाइसीन वाला अमाइनो एसिड यूज़ करते हो तो उससे आप लोगों के मसल की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है. इट मीन्स कि विद एवर ग्रोइंग प्लांट्स एंड एवर ग्रोइंग मॉडिफिकेशंस परहैप्स नाउ प्लांट्स कैन सर्व अस बेटर देन द प्रीवियस प्लांट्स. ठीक है. तो हम लोगों ने इवन जो सीक्वेंस एंड नेचर ऑफ अमाइनो एसिड थी ये भी हम लोगों ने क्या कर दी है? अब तक मॉडिफाई कर दी है, जिसकी वजह से जाहिर है हमारी प्रोटीन क्वालिटी बेहतर हो गई. अब चलते हैं मज़ीद आगे और आप लोगों से बातें करते हैं कुछ नई. यानी कि अगर मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो उनका हमारी एग्री बिजनेस में क्या रोल है ये हमें अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है. माय डियर स्टूडेंट्स, 1960s की बात है.
किस साल की बात हो रही है? 1960s की बात है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू इंक्लूडिंग मी वर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो उस वक्त 1960 में हमारे आबाउजदाद के हाथ में एक बहुत ही यूनिक किस्म का टूल लगा, ठीक है, और वो उस वक्त के लिहाज से ये वाकई एक बहुत ही एडवांस किस्म की चीज़ थी। और वो चीज़ क्या थी? दैट वही टेक्निक वॉज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हाइब्रिडाइजेशन? इसका मतलब ये है कि हम लोग दो डिफरेंट किस्म के प्लांट्स को मिला के एक नई किस्म की वैरायटी प्रोड्यूस करना चाह रहे थे। इस पर्टिकुलर काम के लिए उस वक्त के लोगों ने बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत अक्लमंदी से सेलेक्ट किए कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को सेलेक्ट करके उन्होंने क्या किया? अपनी फसलों की यील्ड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया। तो हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड विगर, यानी कि अगर मैं किसी चीज़ को हाइब्रिड कर देता हूँ तो उसकी वजह से उसकी वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो इन्हांस हो जाती हैं। शायद आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को ओवर डोमिनेंस में एक शेर बताया था कि जब वो कैरेक्टर्स हाइब्रिड हुए थे तो उसकी वजह से रंग ही बदल गया था, राइट। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जब कभी भी हम लोग प्लांट्स की दो फीचर्स को, दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हाइब्रिड करते हैं तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटीज़ इन्हांस हो जाती। तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन विगर और सिंपली हाइब्रिड विगर। और इसके रिजल्ट में ज़ाहिर है हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। ये कितनी ज़्यादा हो गई, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे मूव करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चीज़ को समझाने का ग्राफ से ज़्यादा अच्छा कोई वे नहीं हो सकता, और हमने उसी चीज़ का यहाँ पे सहारा भी लिया है। ऑल्दो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर बुक, लेकिन टू एनहांस योर कॉन्सेप्ट एंड हैव द व्यू, वेरी बेस्ट थिंग इज द ग्राफ। लुक एट दिस। ये हम बात कर रहे थे कि ये जो ब्लू लाइन है मेरे पास, लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि जो ब्लू लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन। ये रिप्रेजेंट कर रही है पॉपुलेशन को। हम 1960s की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन है ये इतनी थी। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ तो यू कैन सी ओवर हियर कि इट वाज समवेयर हियर, कहीं यहाँ थी। और हाइब्रिड विगर की वजह से जो मेरे पास क्रॉप ऑब्टेन हो रही थी उनकी प्रोडक्शन क्या थी? इतनी। आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इतना ज्यादा हमें एडवांटेज हासिल था कि भाई मेरे पास पॉपुलेशन कम है और मेरी फूड सरप्लस पड़ी हुई, राइट। तो एट दैट टाइम इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट कि हम इस आवाम को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज मुहैया कर रहे हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये वाला अनाज पहले हमारे पास हासिल नहीं था। जो हमारे फोर फादर्स ने जो क्रॉप्स ग्रो की थी उनकी वो प्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन जब उनके डिसेंडेंट्स ने और इवन हमारे साइंटिस्ट ने जब टेक्निक इस्तेमाल की हाइब्रिडाइजेशन की तो रिजल्ट में इतना ज़्यादा एडवांटेज हासिल हुआ। लेकिन आपको याद होगा कि हमने ये बात कही थी कि आज इंसानियत को ज़्यादा ख़तरा एटम बॉम्ब से नहीं है, उससे ज़्यादा ख़तरा हमें अपनी पॉपुलेशन से है। तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। तो जो दूसरी लाइन है वो बेसिकली मेरे पास हाइब्रिड विगर की है। किसकी विगर है स्टूडेंट्स? हाइब्रिड विगर की बात हो रही है। तो इस हाइब्रिड विगर के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाली क्रॉप्स से जो हमें फायदा हासिल हुआ था वो कुछ ही सालों बाद, लुक एट दिस फिगर, कि 1960 में हम यहाँ खड़े हुए थे, 1980 में हम यहाँ गए तो अप्रोक्सीमेटली 2000 के अंदर ही, लुक एट दिस कर्व, कि हम इससे शायद थोड़ा पहले ही बल्कि हम उस पर्टिकुलर एडवांटेज को लूज कर चुके थे, बिकॉज कि हमारी पॉपुलेशन इतनी स्पीड से बढ़ी कि फिर दोबारा से हमारी हाइब्रिड प्लांट्स से होने वाली यील्ड मींस पैदावार भी हमें कम पड़ गई। अब दोबारा से ये हाल हो गया कि खाने वाले मुंह ज्यादा हो गए और प्लांट्स कम हो गए, यानी कि एक दफा फिर इंसानियत भूख का, इफलास का और कहत का शिकार हो गई। अब देखना यह था कि हम अल्लाह ताला हम साइंसदान लोगों के हाथों में और क्या चीज़ थमाता है कि जिसकी वजह से शायद हम इस एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फूड प्रोवाइड कर सकते हो। तो हमारे पास ज़ाहिर जो टूल था वो क्या था? जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमारे पास टूल जो दिया वो क्या था? प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब सवाल ये था कि अगर आप लोगों के पास
एक ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, तो आप किन किन लाइंस पे सोच सकते हो कि इनकी वजह से हम अपनी यील्ड को दोबारा से बढ़ा सकते हैं और इस भूखी आवाम का पेट भर सकते हैं। तो उस पर्पस के लिए हमने डिफरेंट अप्रोचेस को यूज किया। सबसे जो पहली अप्रोच थी, व्हाई नॉट टू प्ले विद द स्टोमेटा, कि हम हर स्टोमेटा के साथ क्यों ना खेलें। भाई अगर मैं स्टोमेटा को मॉडिफाई कर दूं तो इसकी वजह से मैं दो चीजों के गोल्स अचीव कर सकता हूं। पहली बात यह है कि मैं इसका CO2 अपटेक बढ़ा सकता हूं। CO2 अपटेक हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, राइट। भाई if stomata are wide open in certain circumstances when plenty of CO2 is available in the air, तो मैं ज्यादा CO2 को इनटेक कर लूं। और फिर मैं क्यों ना इन पर्टिकुलर स्टोमेटा को इस वे से डिजाइन करूं कि जो ही टेम्परेचर थोड़ा सा भी जोर से ज्यादा हो, अनलाइक प्रीवियस प्लांट्स मैं जल्दी से स्टोमेटा को बंद कर दूं। तो इस लिहाज से हम मिनिमाइज कर सकते थे। दूसरी मॉडिफिकेशन क्या थी कि मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अब अगर प्लांट की बॉडी से वाटर लॉस नहीं हो रहा और CO2 का अपटेक बहुत ज्यादा हो गया है, तो यू नो दीज टू आर रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो जब CO2 भी प्लेंटीफुल अमाउंट में प्रेजेंट है और वाटर भी अवेलेबल होगा, तो जाहिर है प्लांट की CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज या फूड बनाने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या करेंगे, हम डेफिनेटली इस पर्टिकुलर बैरियर को क्रॉस कर सकेंगे जो हाइब्रिड विगर के बाद अभी तक अचीव नहीं हो रहा था। तो ये थी मेरे पास पहली अप्रोच। नाउ व्हाट इज द सेकंड अप्रोच? ये हमने बात की थी सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच की। अब हम बात करें सेकंड अप्रोच की। यू नो वेरी वेल देयर इज अ एंजाइम that is called as RUBP. I think you know very well, ribulose bisphosphate. अब ये जो प्रोटीन है, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये इसका काम क्या था भला RUBP का? कोई बताएगा आप में से? बिल्कुल ठीक, कि ये जो RUBP है, इट हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब CO2। ये अपने साथ CO2 को बाइंड कर सकती है। और आपको पता है कि जब RUBP जो एक 5 कार्बन कंपाउंड था, जब वो एक CO2 एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करता है तो वो एक 6 कार्बन कंपाउंड बना लेता है, जिसका आगे पूरा हम लोगों ने एक केल्विन साइकिल पढ़ा हुआ है। तो ये केल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट भी है व्हाट RUBP। आप लोगों के लिए, आप लोगों की यू कैन अंडरस्टैंडिंग के लिए लुक एट दिस पिक्चर। ये दोबारा से रिवाइज करें हम लोग। ये पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ी थी और देखें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस RUBP। कि अगर मेरे पास RUBP है तो जाहिर साइकिल चलेगा। तो कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि जिसकी वजह से हम लोग RUBP की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट सेल के अंदर बढ़ा दें। More amount of RUBP means more ability to absorb CO2 and more ability to fix the CO2 and more ability to make more and more food for the population. एक और अप्रोच, दैट इज द थर्ड अप्रोच, वो जो हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे थे, वो ये थी कि क्यों ना हम प्लांट की हाइब्रिडाइजेशन किसी और लेवल पे जाके करें, किसी मोलेकुलर लेवल पे जाके करें। जो हमारे फोर फादर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ टहनियों को और पौधों को आपस में जोड़ के हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, तो क्यों ना हम उनसे एक स्टेप आगे बढ़ के सोचें। तो हमने देखा कि आम तौर पे जो मेरे पास प्लांट्स थे वो क्या थे, C3 प्लांट्स थे। आप सब सोच के बताएं कि किन प्लांट्स को हम C3 कहते हैं, राइट। तो हमने किया क्या कि जब मैंने C3 प्लांट्स की फिक्सेशनल एबिलिटी देखी CO2 की, तो वो कम थी। तो हमने ये अप्रोच यूज की कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन प्लांट्स के अंदर C4 वाला जीन भी ग्राफ्ट कर दिया जाए। यानी कि अब मेरे पास C3 साइकिल और C4 साइकिल के हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस हो गए। क्या हमें सक्सेस मिली? मेरे क्वेश्चन का है क्या हमें सक्सेस मिली? तो आंसर इज वेरी बिग यस। बिल्कुल, हम लोग इस बात में कामयाब हुए कि हम एक C3 प्लांट के अंदर C4 प्लांट वाला जीन इंसर्ट कर दे, तो हम इसमें बिल्कुल कामयाब हुए। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये हाइब्रिडाइजेशन यूजफुल थी? तो आंसर इज नो। इसलिए कि अगर हम C3 साइकिल के साथ C4 साइकिल का जीन भी इंसर्ट कर देता हूं, तो प्रॉब्लम क्या आती है मेरे पास? प्रॉब्लम ये आती है कि इसके साथ साथ जो सप्लाईज हैं मुझे वो भी मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल एक जीन इंसर्ट करने से समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। हम लोगों को होल प्लांट बॉडी को री इंजीनियर करना पड़ता है। हमें स्टोमेटा के साथ खेलना पड़ता है, हमें रूट के साथ खेलना पड़ता है, हमें उस पर्टिकुलर प्लांट की वो एबिलिटी कि क्या करे, वो वाटर को अपटेक करे, वो बढ़ानी पड़ती है। फिर ये एबिलिटी कि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बन गया है वो स्टोर करने की चैनल्स हैं वो बड़े करने पड़ते हैं।
वो फिर जहाँ पे जाके फूड स्टोर होनी है उन रिजर्वायर्स को बड़ा करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक जीन इंसर्ट करने से काम नहीं होता, हमें पूरे के पूरे प्लांट को री इंजीनियर करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग सिंगल जीन को मॉडिफाई करके ही मिरेकुलस रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। अनलाइक प्रीवियस केस, हम अब फोर्थ केस की बात कर रहे हैं कि समटाइम जो मेरे पास सिंगल जीन है वो भी क्वाइट वर्थी साबित होता है। इस एग्जाम्पल हमारे पास है माउस वीड। हम लोगों ने माउस वीड के अंदर क्या इंसर्ट कर दिया, एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का जीन इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा कि अब ये जो मेरे पास प्लांट है ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। आपको पता है कि हमारे इस एनवायरनमेंट में जो एक बहुत बड़ा हैजर्डस सब्सटेंस है वो क्या है, पीवीसी। यानी कि ये जो हमारे प्लास्टिक बैग्स होते हैं, आपको पता है कि आप उसे ज़मीन में 10 साल क्या, 20 साल क्या, 100 साल भी दबाए रखो तो जब आप ज़मीन को डिग करोगे तो ये ऑलमोस्ट उसी फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट होंगे। रीज़न इज़ कि ये जो पॉलीमर है इट इज़ नॉट अ सबस्ट्रेट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जब इसका सबस्ट्रेट नहीं है तो कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से ये एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। तो हमने क्या सोचा, हमने नहीं सोचा, ज़्यादा जो सोचने वाले लोग थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लास्टिक डिज़ाइन करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो मजबूत भी हो, टफ भी हो, चीज़ों को कैरी करने में हेल्प भी करे, लेकिन जब हम उसे एनवायरनमेंट में फेंक दें तो वो किसी बैक्टीरिया की फूड हो और वो उसे खा के उसे डिग्रेड कर दे। इस पर्पज़ के लिए हमने लुक एट दिस पर्टिकुलर यू कैन से प्लांट दैट इज बेसिकली द माउस वीड, और इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का जीन। ठीक है, और ये पर्टिकुलर प्लांट हमें बना कर दे देता है यही पर्टिकुलर सब्सटेंस, और फिर जब हम इसको पॉलीमराइज करते हैं तो उससे बन जाता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। जब मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया और फेंक दिया तो ये बन गया किसी की फूड और एनवायरनमेंट का हिस्सा ही बन गया। इट मीन्स देयर इज नो पोल्यूशन एट ऑल एनीमोर नाउ। सवाल यह है कि हम इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या बना रहे हैं। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से लेक्चर के शुरू में, हम इन पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक प्लांट से बहुत से मेडिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनवा रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि फॉर एग्जांपल हम लोग इससे बनवा रहे हैं एंटी कोएगुलेशन फैक्टर्स, और फिर हम जहाँ पे बनवा रहे हैं कोएगुलेशन फैक्टर्स, यानी कि एक तरफ तो ये ये वाले कंपाउंड उस ऑर्गेनिज्म की हेल्प करेंगे कि जिनका खून बार बार क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो जब वो उन प्लांट की प्रोडक्ट्स खाएंगे तो उनका खून पतला रहेगा। दूसरी बात यह है कि सर्जरी के दौरान में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो हीमोफिलिक होते हैं, राइट, उनके अंदर ब्लड के बह जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। समटाइम एक्सीडेंट में ऐसी इंजरीज हो जाती हैं कि जिसकी वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने प्लांट्स ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करवाई कि जिनको अगर हम उस पर्टिकुलर ब्लीडिंग ऑर्गेनिज्म की स्किन पे लगाएंगे तो ब्लीडिंग फौरी तौर पर रुक जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो ज़ाहिर है इंसान के फ़ायदे के लिए थी, वो उन जीन्स को हमने प्लांट बॉडी में इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद उनसे प्रोडक्ट हासिल करना शुरू कर दी। लेकिन ये वेयर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर। सवाल ये था कि ये चीज़ें हमने बना तो ली, प्लांट बॉडी इन्हें कहाँ स्टोर करेगी और ये कहाँ मुझे अवेलेबल होंगी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे कि अगर मेरे पास एक माउस वीड के अंदर प्लास्टिक ऑब्टेन हो गया है, कौन सा वाला, बायोडिग्रेडेबल, या मुझे मिल गया है एक क्लॉटिंग फैक्टर मुझे मिल गया है, तो मैंने उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को ऑब्टेन किया या वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी का हिस्सा बन गया, तो वो तो मेरे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने ये ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया और उसकी पूरी बॉडी को काट के फेंक कर मैं उसमें चीज़ ऑब्टेन करूँ तो बहुत गलत बात है। तो मुझे क्या करना चाहिए फिर, मुझे इस पर्टिकुलर जीन को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि ये जाके प्लांट बॉडी के किसी खास पार्ट पे अपने आप को डिस्प्ले करवाए, राइट, अपनी प्रोडक्ट को उसी खास प्लांट में शो करे। तो इस पर्पज़ के लिए हमने सेलेक्ट किया एक ऐसी चीज़ का जिसे हम नाम कह देते हैं सीड। तो आमतौर पे ये जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स हमें सीड्स में मिलती हैं, हम उन सीड्स को ग्रो करते हैं, ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करने के बाद जाहिर है उसका पाउडर बना लेते हैं और फिर हम उसे दे देते हैं किसी केमिस्ट को, और वह केमिस्ट डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट हमें आइसोलेट करके दे देते हैं, और फिर डेफिनेटली हम डॉक्टर लोग उनको इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स ये है कि ट्यूमर में भी ये प्लांट्स की जो यू कैन से बड़ी एप्लीकेशन है। हम लोग करते क्या है कि हम इन पर्टिकुलर प्लांट्स को दे देते हैं क्या, डिफरेंट किस्म के फ्लोरेसेंट डाइज, और जब ऑर्गेनिज्म
who is suffering from any sort of cancer or tumors or malignant tumors or benign tumors, तो वो इस पर्टिकुलर फूड को खाता है और ये वाली फूड क्या करेगी, ये जाहिर है उसके ब्लड में शामिल होगी और ब्लड में शामिल होने के बाद चूंकि ये जो डाइज हैं वो सिलेक्टिवली बाइंड होती है ट्यूमर सेल के साथ, तो उस पर्टिकुलर ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प हो सकती है। व्हाट इज द फ्यूचर पर्सपेक्टिव कि क्या हम कोई ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं कि जो इन्हीं पर्टिकुलर प्लांट बॉडी में प्रोड्यूस हो, इसको वो वाला ऑर्गेनिज्म खाए और वो सिलेक्टिव जाके ट्यूमर सेल से ही बाइंड हो और सिर्फ ट्यूमर सेल की डेथ ही हो। ये बात अभी येट टू डिस्कवर होना है। एडवांटेज क्या है, आखिर हम बैक्टीरिया की निस्बत प्लांट को मोर बेटर क्यों कंसिडर करते हैं? तो इसका आंसर मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस वाले केस में कॉन्टेमिनेशन होने का चांस बहुत कम है। बट व्हेन वी आर प्लेइंग विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनको उनके साथ रिसर्च करना, उनके साथ रिसर्च को कॉन्टेमिनेशन फ्री रखना, इट इज़ अ वेरी बिग टास्क। लेकिन प्लांट के साथ हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। आई होप कि ये सारी बातें आपको ज़रूर समझ आई होंगी। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने शोल्डर्स के ऊपर थिंकिंग ब्रेन रखें। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बार बार लिल्लज़ीना हुम यतफ़क्करून का मैसेज दिया है। ठीक है, आई होप कि आप इस नसीहत से मोटिवेशन लेंगे और एक थिंकिंग ब्रेन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे जो हमेशा 2+2 से आगे सोचे, 2+3 के बारे में सोचे, 2+4 के बारे में सोचे। ये मैंने मुहावरतन आपसे बात की है। तो जितना नॉलेज आपके पास है, आप उस नॉलेज को आगे कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये 2+3 वाली बात है, ये 2+4 वाली बात है। अल्लाह ताला आपको इंसानियत की हेल्प करने में बहुत ज़्यादा मददगार बनाए और आप अपने पेरेंट्स का और ज़ाहिर है हमारा भी ख्याल रखें और जब कभी नमाज़ पढ़ें नॉट ओनली अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें बल्कि हमारे भी दुआ करें। इस बात के साथ ही मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त और आई लव टू से यू। अल्लाह हाफ़िज़।